हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला। आज है हमारी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास एंड एज वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फरेंस एंड एफआईजे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि क्लैट जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इन्फरेंस गिवन बाय द ऑथर या व्हाट इज द कंक्लूजन दैट द ऑथर वांट्स टू प्रोजेक्ट अपॉन, तो हमने ये टॉपिक कवर किया था। वी हैव कवर्ड द फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट में शॉर्ट आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड टुडे we are going to learn another crucial topic of the day, that is how to find the flaws in the argument and what are the parallel reasoning arguments. So these are the two different topics जिन पे अक्सर आपको लॉ एग्जाम्स में क्लैट एंड एलिट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्लॉ वाले क्वेश्चंस क्लियरली आपसे ये पूछेंगे विच इज द फ्लॉ that the author wants to project upon, which is the particular argument is redundant on which of the following discrepancy. तो discrepancy निकालना हो या flaw निकालना हो, मतलब completely आपने काम एक ही करना होगा, बट पैरेलल रीजनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फ्लॉ कैसे निकालना है। वील अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्लॉ होता क्या है। तो फ्लॉ इन एन आर्ग्यूमेंट इज लाइक अ फैलेसी। फैलेसी का मतलब है व्हेनेवर यू फील लाइक द प्रीमाइस and the conclusion are not gelling up together, there is something odd between them, किसी वजह से the premise जो information premise में given है और जो ultimate information conclusion में given है, कुछ ना कुछ स्टोरी में झोल है जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के लिए incongruent piece of information बन गई हैं, ये एक दूसरे के साथ जेल अप नहीं कर पा रही हैं। तो उस केस में वो क्या फ्लॉ है, वो क्या फैलेसी है, ये हमारा काम होता है जो हमसे पेपर सेटर पूछना चाहता है। तो इट्स लाइक अ रीजनिंग एरर, इट्स लाइक अ डिफेक्ट, एक ऐसा फीचर आर्ग्यूमेंट में जिस वजह से आर्ग्यूमेंट अपनी बात को या जिस डिग्री ऑफ सपोर्ट को वो ढूंढना चाह रहा है उसको वो नहीं मिल रहा है। देयर इज सम लैगिंग बिहाइंड इन द सेम पर्सपेक्टिव। When you are asked to identify a flaw, तो इस केस में आपको you do not have to add any information, ऐसा डेफिनेटली ध्यान रखना, कोई न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी ऐड नहीं होगी। whenever any new information is given to you in any of the option, that has to be an eliminator option। उस केस में आपको उसको banish out करना है, वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो यहां पर अब बात करते हैं यहाँ पे, बट रादर सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाई द आर्ग्यूमेंट इट स्टैंड इज इन लॉजिकली स्ट्रॉन्ग। तो अल्टीमेटली आपको देखना है कि आर्ग्यूमेंट लॉजिकली फिट क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज द लॉजिक दैट इज बीइंग माइनस्ड इन द आर्ग्यूमेंट। सिंपल एग्जांपल एक बार कंसिडर करते हैं, देन विल मूव टू द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ये है आई नो इट इज गोइंग टू रेन टुमारो। यहाँ पे कोई पर्सन है आई, वो कह रहा है मुझे पता है कि कल बारिश होने वाली है, बिकॉज क्यों, बिकॉज आई हर्ड अ फोरकास्ट for rain on my favorite radio station। तो यहां पर अब आपको लगेगा कि यार वो कह रहा है क्योंकि उसने फेवरेट रेडियो स्टेशन पे फोरकास्ट सुन लिया है कि कल रेन होगी, इसीलिए उसको लगता है श्योरली कल रेन होगी। तो फ्लॉ क्या है, सोचिए क्या फैलेसी है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। फैलेसी यहां पर ये है कि जस्ट बिकॉज यहां पर ऑथर को ये लगता है कि जो फोरकास्ट है वो फोरकास्ट उसके फेवरेट चैनल ने दिया है, तो देयरफॉर वो इस केस में मस्ट बी ट्रू होना चाहिए। पर ये गलत है ना। एक्चुअली पढ़ते पढ़ते आपने भी सोचा होगा कि जस्ट बिकॉज ये उसका फेवरेट चैनल है और उन्होंने बोल दिया कि कल बारिश होगी, उसके आरजे ने बोल दिया कि कल बारिश होगी, तो ये मान लेना ठीक है कि कल बारिश होगी। यार वो आरजे भगवान थोड़ी ना है जो रेडियो ब्रॉडकास्ट में ये बात बोल रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि यहां पर लॉजिकल फ्लॉ क्या है, लॉजिक क्या माइनस है कि जस्ट बिकॉज एक फेवरेट पर्सन ने बोल दिया दिस इज गोइंग टू हैपन, नेसेसरली डज नॉट मीन कि डेफिनेटली ये चीज होगी ही होगी। दैट इज द फ्लॉ दैट वाज गिवन इन द आर्ग्यूमेंट। अब कुछ टाइप्स ऑफ फ्लॉज होते हैं जो अक्सर आते हैं, जिनके इन एंड अराउंड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो व्हाट आर वन कॉमन टाइप्स ऑफ फ्लॉज जो जनरली आपको फिगर आउट करने होते हैं? लेट्स रीड देम वन बाय वन। नंबर वन, ऐसा फ्लॉ होता है जो हमेशा ट्रेडिशन को अपील कर रहा होता है। ट्रेडिशन का मतलब है समथिंग विच इज गोइंग कस्टमरी, बहुत टाइम से कोई चीज जो कस्टमरी चलती जा रही है उसको बिना देखे फॉलो करते रहना इज एक्चुअली अ फ्लॉ। सिंपल एग्जांपल अगर आप रियल लाइफ से ले लो, सती प्रथा सिस्टम। सती प्रथा पहले होता था लेकिन अब नहीं होता बिकॉज इट वाज अ कस्टमरी लॉ, बट ये रिडंडेंट लॉ था सोसाइटी के हिसाब से, इसीलिए इस लॉ को हम लोगों ने रिस्टोर ना करते हुए इसको बैनिश कर दिया। तो सिमिलरली अगर ऐसा कोई लॉ होगा जो ट्रेडिशन पे अप्लाई कर रहा है, लाइक वी हैव ऑलवेज डन इट, हमने हमेशा इस काम को इसी तरीके से किया है तो ऐसे ही करते रहेंगे, तो ये एक फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट मान लिया जाएगा।
अपील टू पॉपुलैरिटी, मतलब एवरीथिंग एवरीवन लाइक्स देम, जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे बोलेंगे वी शुड इंट्रोड्यूस पिज्जा इन द मील्स बिकॉज एवरीवन लाइक्स देम, तो क्योंकि हर किसी को पिज्जा पसंद है वो हम मील्स में इंट्रोड्यूस फिर भी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट न्यूट्रिशियस डाइट। तो जस्ट बिकॉज पॉपुलैरिटी है समथिंग, उस केस में उसको वाइडली एक्सेप्ट कर लेना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्लॉ दैट द argument will throw upon you. The third kind of flaw is appeal to history. तो यहां पर ये वाला फ्लॉ हमेशा हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ज्यादा बैकनिंग देगा और हिस्टोरिकल फैक्ट से करंट सिनेरियो को रिलेट करेगा, जो कि आपका एक फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट होगा। एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज हैपेंड बिफोर इट विल हैपन अगेन, जस्ट बिकॉज कुछ पहले बहुत पहले हुआ है तो अभी भी होगा। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में अगर ऑथर ने कहा कि क्योंकि लास्ट एग्जाम में 1 घंटा पढ़ के मैं पास हो गया तो अगले एग्जाम में 1 घंटा पढ़ के भी मैं पास हो जाऊंगा, दिस इज द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, अपील टू इमोशन। तो ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो तो इमोशंस का हाथ तो बिल्कुल नहीं पकड़ना, ऑलवेज होल्ड द हैंड ऑफ द लॉजिक। इमोशनल अपील्स हमेशा लॉजिकल रीजनिंग में इनकरेक्ट आंसर्स होते हैं, तो इमोशनल फ्लॉ भी एक काइंड ऑफ फ्लॉ है जो ऑथर अक्सर आपको दिखाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, these poor puppies have been abandoned and you could give them the loving home they so desperately need। just because कुछ पुअर पपीज को लोगों ने अबैंडन कर दिया है, स्ट्रे डॉग्स बना दिया है, या फिर वो रोड पे घूम रहे हैं, तो इस इमोशनल अपील के चलते आपको उन पपीज को पेट रख लेना चाहिए। दैट्स टोटली एन इमोशनल अपील। इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक, अगर सपोजिडली आप नहीं रख सकते उनको एज अ पेट, आपके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है उसको एज अ पेट रखने की, आपके पास खुद टाइम नहीं है पेट को देने के लिए, अगर ये सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट बिकॉज इमोशनल अपील पे हम उन पपीज को पेट नहीं रख सकते, तो दैट वाज एन इमोशनल अपील एंड दैट अगेन दैट विल कम इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्लॉ। नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्लॉ इज अपील टू अथॉरिटी। मतलब अगर किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने कोई कमांड दे दी तो ये मान लेना दैट कमांड इज डेफिनेटली राइट एंड लॉजिकल, दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ फ्लॉ। सो कैसे होते हैं? जैसे हमने नॉर्मली सिंपल बोल दिया कि जस्ट बिकॉज द डायरेक्टर सेड दैट वेकिंग अप 3 AM इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि डायरेक्टर खुद उठ रहे हैं 3 बजे और वो उठ के जॉगिंग पे जाते हैं या जो भी चीज करते हैं, तो डायरेक्टर ने बोल दिया है किसी स्कूल के कि वेकिंग अप 3 AM इज द रूल। रूल होता है तो अलग बात है, उन्होंने सिर्फ अपने एक अपील दिया है कि वेकिंग अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट थिंग इन द रूटीन दैट यू कुड डू। तो दिस इज एन इनकरेक्ट बिकॉज दैट्स अ फ्लॉ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक अथॉरिटेटिव अपील लेके आ रहे हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकनिंग या फैक्चुअल बैकनिंग नहीं है। false dichotomies, false dichotomies का मतलब होता है either or options, so reducing an argument only into two extreme options। I always tell you extreme options are always the eliminators in logical reasoning। तो eliminate इनको क्यों करना होता है? क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमिटीज पे बात करते हैं, मतलब टोटली नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मतलब बीच का कुछ है ही नहीं। तो इस केसेस में यहां पर एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि जो लोग अगर सपोज कार का लाइसेंस के बिना, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए या फिर उनको कोई सजा नहीं देनी चाहिए एट ऑल। तो ये टोटली दो एक्सट्रीम ऑप्शंस है कि अगर दे रहे हो तो डेथ पेनल्टी दे दो वरना कुछ भी मत दो। तो ये दोनों ही आपके फ्लॉ आर्ग्यूमेंट में कवर होंगे बिकॉज दीज आर द टू एक्सट्रीम ऑप्शंस। नेक्स्ट इज कंफ्यूजिंग वर्सेस नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस। तो नेसेसरी कंडीशन किसी चीज को होने के लिए कंडीशन इज लाइक फॉर एग्जांपल सम कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर सम इफेक्ट टू हैपन। मतलब या जब तक ये नहीं होगा ये चीज नहीं हो सकती। तो ये चीज अब जो हो रही है जिसके लिए मैं ये इफेक्ट चाह रही हूं, क्या ये कंडीशन मेरी यहां पर नेसेसरी कंडीशन है या क्या मेरी ये सफिशिएंट कंडीशन है? तो इस केस में आपको हमेशा नेसेसरी कंडीशन पे ध्यान देना है। नेसेसरी का मतलब है क्या ये अटमोस्ट नेसेसरी कंडीशन है। तो फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट क्या करता है, आपको नेसेसरी कंडीशन को अक्सर सफिशिएंट कंडीशन शो करेगा तो भी फ्लॉ है, और अगर एक सफिशिएंट कंडीशन को नेसेसरी बना देगा तो भी फ्लॉ है। अब डिफरेंस क्या है वो समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। अगर मैं आपसे ये बात कहती हूं यहां पर, if the baby is crying, he is hungry।
यहां पर हमने इफेक्ट क्या दिया, क्राइंग, कि बच्चा रो रहा है, दैट इज द इफेक्ट, क्राइंग बेबी। उसके पीछे मैंने कंडीशन क्या दी कि बच्चा क्यों रो रहा होगा, क्योंकि बच्चा हंग्री है। अब ये समझना कि क्या हंगर बच्चे को रुला रही है, तो इसके पीछे हंगर, क्या जो बच्चे की भूख है, क्या वो सफिशिएंट है बच्चे को रुलाने के लिए? किसी भी बच्चे को भूख क्या काफी है रुलाने के लिए, या किसी भी बच्चे को भूख नेसेसरी है रुलाने के लिए? तो यहां पर जैसा कि आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है, सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है हर बच्चा जिसको भूख लगे वो रोने लग जाए। कुछ बच्चे शैतानी कर सकते हैं, कुछ बच्चे भूख की वजह से सो भी सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। रोने का हंगर सिर्फ एक सफिशिएंट रीजन है, जरूरी रीजन नहीं है कि बच्चा अगर रो रहा है तो 100% उसको भूख ही लगी होगी। ये कैलकुलेट कर लेना ही अपने आप में एक फ्लॉ है, क्योंकि बच्चे के रोने के मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। क्या पता बच्चे के टमी में दर्द हो रहा हो, या किसी और वजह से बच्चा रो रहा हो, वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हो, दिस कुड ऑल्सो बी द रीजन। तो यहाँ पे क्राइंग जो है बच्चे के रुलाने के पीछे, वो सिर्फ एक सफिशिएंट रीजन है, वो एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। देयरफॉर ये समझना, the difference between sufficient and necessary condition is very much important. अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप अपने आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ नहीं निकाल पाएंगे। तो very much important to understand what is a necessary condition and vice versa what's a sufficient condition. Hasty generalizations मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो काफी ओवर जनरलाइज्ड होते हैं, मतलब बहुत जनरल अप्रोच पे बात करते हैं, स्पेसिफिक या साइंटिफिक डेटा पे बात नहीं करते हैं, वो भी आपके फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स के कैटेगरी में ही जाएंगे। लास्ट इज कॉन्फ्लेशन। कॉन्फ्लेशन का मतलब है पुटिंग टू और मोर थिंग्स टुगेदर दैट आरंट रिलेटेड। तो इसको हम इस तरीके से कुछ बोलते हैं अनफेयर एनालॉजीज। अनफेयर एनालॉजीज का मतलब है आप उन दो चीजों को इक्वेट कर रहे हो जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर ऐसा है तो इस केस में वो आपके फ्लॉ में आएंगे। एग्जाम्पल, ओबेसिटी ऑफन कॉन्फ्लेटेड विद लैक ऑफ फिटनेस। मतलब इन्होंने बोला ओबेसिटी का हमेशा, ऑफन बोल दिया ना, ऑफन का मतलब है मेजर, ऑफन से ये मतलब समझ में आ गया कि ओबेसिटी का मेजर कॉज क्या है, लैक ऑफ फिटनेस। जरूरी तो नहीं है कि जो भी इंसान लैक ऑफ फिटनेस के लिए हो उन्हीं के अंदर ओबेसिटी हो। इस केस में कोई पर्सन अगर ओवर ईटिंग कर रहा है वो भी ओबेसिटी का एक रीजन हो सकता है। द पर्सन हु इज नॉट कीपिंग हिमसेल्फ फिट, दैट इज ऑल्सो कैन बी द रीजन ऑफ ओबेसिटी। कभी कभी जेनेटिकली भी ओबेसिटी पास ऑन हो जाती है, तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल ने बोला कि ओबेसिटी का ऑफन कॉन्फ्लेटेड मतलब मेजर कॉज हमेशा लैक ऑफ फिटनेस को ही माना गया है। Therefore, it's a flaw in the argument because it's like putting two things together which are not collocating together, and again that's a flaw in the argument. Okay, next is straw man kind of flaws. What are straw man kind of flaws? Like misrepresenting and exaggerating one part of the opponent's argument in order to dismiss it an entire argument. मतलब opponent के किसी भी particular एक बात को पकड़ के बैठ जाना, exaggerate करके पूरा का पूरा argument nullify कर देना सिर्फ एक perspective पे, वो होता है आपका straw man flaw, जिसको हमने avoid करना होता है। Next is your false cause. फॉल्स कॉज क्या होता है, अब किसी भी चीज का कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है। तो यहां पर आपका फ्लॉ क्या होगा, अगर आपने वाइजा वर्सा कर दिया है, अगर आपने इफेक्ट को कॉज बना दिया और कॉज को इफेक्ट बना दिया, तो वो आपका आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स कॉजेलिटी। तो इस तरीके के भी फ्लॉज आपको गिवन होते हैं एंड यू हैव टू बी बिवेयर ऑफ सच कॉजेस। ओके, स्लिपरी स्लोप, ये भी एक काइंड ऑफ फ्लॉज होते हैं, मतलब मेकिंग वन और मोर अनसपोर्टेड लीप्स इन द आर्ग्यूमेंट अराइविंग एट एन एक्सट्रीम कंक्लूजन। मतलब आपके पास एक दो प्रिमाइस थे और आपने प्रिमाइस से एक लॉन्ग जंप ले लिया कंक्लूजन तक। मतलब लॉन्ग जंप का मतलब है कि आपने एक लॉन्ग जंप लिया है, टोटली रिलेटेड भी नहीं थे। लॉन्ग जंप का मतलब है, अब एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा अगर मैं समझाऊं तो, प्रिमाइस ने अगर मुझे कहा कि अ स्टूडेंट स्टडीज 8 hours a day, a student takes good coaching, the student has great guidance, the student practices a lot of mocks, and therefore the student will score a good rank in CLAT. तो ये सब कुछ ठीक है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रिमाइस हैं ये सोचने के लिए कि बच्चा अच्छी रैंक क्लैट में लेके आएगा।
ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं बोलती ये बच्चा बहुत सारे मॉक प्रैक्टिस करता है, देयरफॉर ये क्लैट में अच्छी रैंक ले आएगा। प्रैक्टिस कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि नहीं, नहीं पता। मॉक्स में आंसर कितने सही हो रहे हैं वो नहीं पता। मॉक्स में अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस बच्चे को नहीं पता, ये हमको नहीं पता। जस्ट बाय वन सिंगल प्रीमाइस कि बच्चा मॉक्स प्रैक्टिस कर रहा है, ये कंक्लूड कर लेना कि वो ऑल इंडिया रैंक लेके आएगा, दैट्स लाइक अ स्लिपरी स्लोप। दैट इज लाइक आपने एक छोटे प्रीमाइस से बड़ा कंक्लूजन जंप अगर लिया है तो वो भी आपका फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट के कैटेगरी में ही फॉल करेगा। नेक्स्ट इज सर्क्यूलर आर्ग्यूमेंट, इट्स लाइक गोल गोल आर्ग्यूमेंट को घुमाना, लाइक अ सर्कमलोक्विशंस जो यहां पे होता है। पीपल लाइक डॉग्स बिकॉज डॉग्स आर काइंड पेट्स विच पीपल लाइक। तो इसका क्या होगा अल्टीमेटली, आप ये देखोगे रेपिटिशन होगा प्रीमाइस का, जो आपका मेजर प्रीमाइस है उसी प्रीमाइस को रेपिटेशन ऑफ प्रीमाइस इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन पहले प्रीमाइस क्या बोला था कि लोगों को डॉग्स पसंद है, ठीक है, क्योंकि डॉग्स बड़े काइंड होते हैं। फिर अल्टीमेट मैंने कंक्लूजन क्या दे दिया, इसीलिए लोगों को डॉग पसंद होते हैं क्योंकि डॉग्स काइंड होते हैं। तो मतलब सेम प्रीमाइस को मैंने दोबारा से घुमा के रिपीट कर दिया। तो रेपिटेशन ऑफ अ प्रीमाइस इन द कंक्लूजन इज ऑल्सो द काइंड ऑफ फ्लॉ जो आपको आर्ग्यूमेंट्स में देखने को मिलता है। Okay, now we are going to apply all of this knowledge that we have done so far regarding the flaw in the argument on few of the questions. Quickly इसको apply करते हैं, let's figure out क्या होगा आंसर। सबसे पहले moving with the first question. Clearly during the past 2 years, the unemployment situation in our city has been improving. तो हमने past 2 years का जब डेटा देखा, हमने देखा कि unemployment की जो situation है वो काफी ज्यादा कंट्रोल हो गई है, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमें नीचे जाता हुआ दिखा है। स्टडीज ने ये शो किया कि जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड लोग जो पहले जॉब ढूंढ रहे थे एक्टिवली, उन्होंने जॉब देखना डिक्रीज्ड। तो यहां पर ये बोला है कि जो भी लोग पहले अनएम्प्लॉयड लोग थे, अनएम्प्लॉयड पीपल थे, उन्होंने दे हैव उस केसेस में उन्होंने जो वो जॉब को सर्च करते थे उस डेटा में हमने डिक्रीज देखा है। तो क्योंकि लोगों ने जॉब ढूंढना कम कर दिया है, जो हमने डेटा देखा उस हिसाब से हमने ये डिड्यूस कर लिया, कंक्लूड कर लिया कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो चुका है। ये भी तो हो सकता है लोग थक हार चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो जॉब ढूंढते ढूंढते, इसीलिए उन्होंने जॉब ढूंढना बंद कर दिया है। और अगर इसीलिए ढूंढना बंद कर दिया है तो यहां पर आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ है, क्योंकि लोगों ने जॉब ढूंढना बंद कर दिया और हमने सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो गई है, लोगों को जॉब मिल गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट होकर ढूंढना बंद कर दिया, या ऐसा भी तो हो सकता है लोग बिजनेस में आ गए हो। मल्टीपल रीजंस आर देयर। तो यही है आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ। लेट्स फिगर आउट व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ देम ऑल। फर्स्ट ने कहा आर्ग्यूमेंट प्रिज्यूम कर रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग जस्टिफिकेशन। आर्ग्यूमेंट कुछ प्रिज्यूम कर रहा है, जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट इज एटलीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूवमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है क्या नहीं, ऐसा कोई न्यू इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन था भी नहीं। तो देयरफॉर दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस। बी ने कहा हम एक ऐसे डेटा पे रिलाय कर रहे हैं फ्रॉम अ पीरियड दैट इज टू शॉर्ट टू जस्टिफाई एन इन्फ्रेंस अबाउट अ जनरल ट्रेंड। ये जनरल ट्रेंड नहीं है और हम 2 साल के डेटा पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हम डेटा का टाइम स्पैन छोटा ले रहे हैं, तो ये भी फ्लॉ नहीं है। सी ने कहा ये वाला पैसेज ने अकाउंट में क्या बात को नहीं लिया कि एक पॉसिबिलिटी कि अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो जॉब्स चाहते थे उन्होंने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया। बैंग ऑन, वी हैव गॉट आवर आंसर, सी इज द करेक्ट। यही डिस्कशन हमारा हुआ भी था, बट फिर भी वी विल कंसिडर डी ऑल्सो। fails to take into account that the sort of governmental efforts that reduce unemployment may not be effective for more high paying jobs. गवर्नमेंट के efforts उतने इंप्लीमेंटरी नहीं रहे, उतने ओके नहीं रहे, इसीलिए इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन नहीं थी। तो ये बिल्कुल न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो डेवलप भी नहीं हो पा रही है, एंड अगेन दैट्स एन इनकरेक्ट आंसर चॉइस। अब ये सिंपल सा स्टेटमेंट है क्योंकि स्टेटमेंट ने कहा ऑल ग्रे रैबिट्स आर रैबिट्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने ये मान लिया ऑल सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स आर क्रिमिनल्स, क्योंकि सारे ग्रे रैबिट रैबिट होते हैं। तो जितने भी सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स होता है मतलब जिन पे डाउट होता है, मतलब अभी वो क्रिमिनल बने नहीं है, उन पे डाउट है कि ये बंदा क्रिमिनल हो सकता है, तो वो भी क्रिमिनल मान लिया जाएगा। सोच सही रहे हो बिल्कुल कि यहां तो चलो रैबिट तो थे, ग्रे रैबिट भी रैबिट तो हैं, लेकिन यहां पे जरूरी थोड़ी ना ऑल सस्पेक्टेड क्रिमिनल जिन जिन पे डाउट है वो क्रिमिनल ही हैं।
क्या पता जब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले कि वो मासूम थे, वो बेकसूर थे। सस्पिशन, डाउट के तहत ये मान लेना वो क्रिमिनल है, इज नॉट सेम एज ग्रे रैबिट इज इक्वल टू रैबिट, क्योंकि ग्रे रैबिट इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ रैबिट, बट अल्टीमेटली है तो ग्रे रैबिट भी रैबिट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट ने कहा रिलेशनशिप बिटवीन अ क्रिमिनल एंड रिलेशनशिप बिटवीन अ रैबिट is not of the same kind as between the suspected and being gray. No, क्योंकि यहां पर ये गलत है। इन्होंने कहा अगर आप ऐसे डिवाइड करो, रैबिट की कैटेगरी ली, क्रिमिनल की कैटेगरी ली, मैंने दो कैटेगरी ली, और फिर मैंने कहा ग्रे वाला रैबिट भी अल्टीमेटली रैबिट ही है, लेकिन यहां पे सस्पेक्टेड यहां पे मैच नहीं हो रहा क्रिमिनल के साथ, लेकिन ये तो दो कैटेगरी ही है, तो इन्होंने कहा कैटेगरी ही सेम नहीं है, तो देयरफॉर ये मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन है। बी ने कहा जो रिलेशनशिप सस्पेक्टेड होने में है और जो रिलेशनशिप रैबिट होने में है, इट इज नॉट द सेम काइंड बिटवीन बीइंग ग्रे एंड बीइंग अ क्रिमिनल। मतलब ग्रे और क्रिमिनल बनने में अल्टीमेटली कोई रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आपका नहीं है सस्पेक्टेड और रैबिट बनने में। सो इट्स लाइक ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। सी ने कहा जो रिलेशनशिप ग्रे रैबिट और एक रैबिट में है, समझ रहे हैं, जो रिलेशनशिप ग्रे रैबिट और रैबिट में है, स्पीशी वाला रिलेशनशिप बताया ना हमको, वो सेम रिलेशनशिप नहीं है, दैट सेम रिलेशनशिप इज नॉट देयर बिटवीन क्रिमिनल और सस्पेक्टेड क्रिमिनल होने में। बिल्कुल सही कहा, यही है करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे सही रिलेशन बताया कि जो रिलेशनशिप ग्रे रैबिट और रैबिट बनने में है, रिलेशनशिप क्या है कि स्पीशी तो एक ही है, वो सेम रिलेशनशिप नहीं है क्रिमिनल और सस्पेक्टेड क्रिमिनल में, क्योंकि इनकी स्पीशी भी नहीं है, एक जाति भी एक नहीं है, आप श्योर नहीं हो सकते कि सस्पेक्टेड क्रिमिनल क्रिमिनल ही होगा। एंड डी ने कहा कि नॉट ऑल रैबिट्स आर ग्रे, ये तो टोटली अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस है, इसीलिए हम इसको पिक नहीं कर सकते। मूविंग फर्दर, पैसेज हमसे कहता है द टाइडल रेंज एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। तो एक टाइडल रेंज जो पर्टिकुलर लोकेशन पर होती है, सपोज टाइडल रेंज ऐसे करके टाइड गया है, तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का रेंज होता है, इस हाइट के लिए बोला गया है दिस इज नोन एज टाइडल रेंज। टाइडल स्टडीज ने बोला है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइडल रेंजेस इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन बे ऑफ फंडी। तो बे ऑफ फंडी एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइडल रेंज देखने को मिलती है इन बे ऑफ फंडी, दैट्स अ नेम ऑफ द जियोग्राफिकल प्लेस, एंड रीचेस मोर देन 17 मीटर्स। उन्होंने हाइट भी बता दी कि यहां पे मोर देन 17 मीटर से भी ऊपर के टाइडल रेंजेस होते हैं। Since the only forces involved in inducing the tidals are the sun's and moon's gravity, अब ये बताया कि टाइडल रेंज के पीछे कौन से ज्योग्राफिकल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटी, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टाइडल रेंजेस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड एंटायरली बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑप्शन ने बोला कि क्योंकि टाइडल रेंज के पीछे सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, इंड्यूस करते हैं मतलब समवेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो इस ऑप्शन ने क्लियरली आगे बोल दिया देयरफॉर जितने भी टाइडल रेंज के मैग्नीट्यूड हैं वो एंटायरली मतलब ओनली एंड ओनली ग्रेविटी ही एक्सप्लेन कर सकती है और कोई नहीं। मतलब इस बात ने, इस कंक्लूजन ने कहा कि अल्टीमेटली टाइडल रेंज के स्टडीज अगर आपको करनी है, आपको देखना है कि क्यों ये हाइट डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें एंटायरली सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना। गलत है ना ये बात सोच लेना। ऑप्शन हमें पैसेज में सिर्फ इतना दिया गया था कि इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस का मतलब है स्टार्ट इस वजह से होता है सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन टाइड्स को पढ़ने के लिए एंटायरली ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही सीमित रह जाना, यहां पर आपका एक इनकरेक्ट फ्लॉ है, जो इनकरेक्ट नहीं मतलब अल्टीमेटली एक इनकरेक्ट बात है, एक फ्लॉ है जो ऑथर ने दे दिया है। विल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर नाउ। यहां पर क्या है हमारा फ्लॉ, इट गिव्स ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल रेंज। अब एक एग्जाम्पल दे दिया तो ये थोड़ी ना कि एक एग्जाम्पल दिया तो हम मानेंगे नहीं आपकी बात को, एक एग्जाम्पल भी काफी होता है एक पैसेज के अंदर, तो यहां पर ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है।
It fails to consider that the size of tidal range could be affected by the conditions in which gravitational forces act. तो इस ऑप्शन ने कहा कि इसने कंसीडर नहीं करी कौन सी बात की जो साइज है टाइडल रेंज का, ये इट कुड बी अफेक्टेड बाय कंडीशंस इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट. तो इस ऑप्शन ने कहा कि हमारे ऑथर ने उन कंडीशंस को कंसीडर ही नहीं करा कि जिस तरीके से टाइडल फोर्स एक्ट करती थी, एंड देयरफॉर इट्स माय राइट आंसर. क्योंकि मैंने आपको यहां पे बोला सिर्फ ग्रेविटी पे फोकस करा, लेकिन ग्रेविटी कैसे एक्शन ले रही है, ग्रेविटी कैसे प्रोसेस कर रही है, उस स्टडी को ऑथर ने कंसिडर करना जरूरी भी नहीं समझा. जो मुझे बी ऑप्शन में बोला गया है कि उन लोगों ने कंसिडर क्या नहीं करा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अल्टीमेटली कैसे कर रहे हैं. सिर्फ ग्रेविटी बोल रहे हैं, एक्शन क्या चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, उसको पढ़ना भी नहीं चाहते हैं. देयरफॉर इट्स अ फ्लॉ इन द आर्गुमेंट. सी और डी को कंसिडर करेंगे. सी बोल रहा है इसने कंसिडर नहीं करी क्या पॉसिबिलिटी कि लो टाइड आर मेजर्ड इन अ डिफरेंट वे देन हाई टाइड. तो ये तो टोटली मेजरमेंट पे ऑप्शन चला गया. इसने कहा कि ये 17 मीटर क्यों नहीं आया, 11 मीटर क्यों नहीं आया, कितने मीटर क्या आया, टोटली मेजरमेंट पे फोकस कर रहा है, जो कि यहां पे रिक्वायर्ड फ्लॉ नहीं है. डी ने कहा इस ऑप्शन ने प्रिज्यूम कर लिया, खुद से सोच लिया किसी वारंट इंफॉर्मेशन के बिना कि सारी एक्टिविटी, मोस्ट एक्टिविटी जो वर्ल्ड ओशन में हो रही है वो इंटरप्ले है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये देखो ये ऑप्शन गलत क्यों है. मोस्ट एक्टिविटी इन वर्ल्ड ओशन, मोस्ट एक्टिविटी का मतलब है आपकी मरीन सारी जितनी भी एक्टिविटी है वो आ गई, ओशन, करंट, टाइड सब कुछ आ गया. नहीं, पैसेज सिर्फ और सिर्फ एक फीचर को डिस्कस कर रहा है, दैट इज योर टाइड्स. तो ये बाकी सारे ऑप्शन, बाकी सारी चीजें कहां से बीच में आ गई, ओशन एंड ऑल दैट. देयरफॉर ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर चॉइस होगा. साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं एक स्टडी में दैट 436 यूनिवर्सिटी में ये पाया गया है कि दोज हु टुक शॉर्ट नैप्स थ्रू आउट द डे सफर्ड फ्रॉम इंसोम्निया. जिन भी लोगों ने दिन में, डे टाइम में जिन भी लोगों ने शॉर्ट नैप्स ली हैं उन लोगों को प्रॉब्लम आई है इंसोम्निया की. मतलब जो भी लोग दिन भर में झपकी लेते हैं ना, छोटी छोटी झपकियां ले लेते हैं, शॉर्ट नैप्स डे टाइम में ले रहे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आ गई इंसोम्निया की. इंसोम्निया मतलब होता है नींद ना आना, स्लीपलेसनेस, इन कंपैरिजन टू द पीपल हु डिड नॉट. लेकिन जो लोग दिन में शॉर्ट नैप्स नहीं लेते थे उनको ऐसी कोई इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं आई. मोर ओवर जो लोग कमर्शियल फिशिंग वेसल्स में काम करते हैं, एक एग्जाम्पल दे दिया अब यहाँ पे, कमर्शियल फिशिंग में जो लोग काम करते हैं वो उनका इररेगुलर स्लीप पैटर्न होता है. ऐसे लोगों का हमेशा स्लीप पैटर्न इररेगुलर होता है और वो लोग फ्रीक्वेंट नैप भी लेते हैं और वो लोग इंसोम्निया के शिकार भी हैं. तो मतलब इस एग्जाम्पल से ऑथर ने अपनी इस बात को जस्टिफाई कर दिया. कैसे जस्टिफाई कर दिया कि भाई जो लोग इस जॉब में होते हैं, जो फिशिंग जॉब्स में होते हैं, वो लोग भी दिन भर छोटी छोटी नैप्स लेते हैं और उन लोगों को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है. तो अल्टीमेटली ऑथर ने क्या बोला, कॉज क्या है, शॉर्ट नैप्स, इसका इफेक्ट क्या निकाला ऑथर ने, इंसोम्निया. अभी जब हमने फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट के टाइप्स ऑफ फ्लॉज पढ़े थे, आप याद करिए मैंने आपको एक टाइप ऑफ फ्लॉ बताया था जिसका नाम था रिवर्स कॉजालिटी. रिवर्स कॉजालिटी का मतलब है इफेक्ट को कॉज बना देना, कॉज को इफेक्ट बना देना. दैट्स कॉल्ड रिवर्स कॉजालिटी, जो कि आपका एक फ्लॉ होता है. मतलब कॉज को इफेक्ट बना देना, इफेक्ट को कॉज बना देना. कॉज क्या बोला, शॉर्ट नैप्स, इफेक्ट क्या बोला, इंसोम्निया. तो क्या पता एक्चुअली में उल्टा हो. जिन लोगों को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उन बेचारों को दिन के टाइम शॉर्ट नैप्स आ रही हैं. और यही है सत्य. यहां पर एक्चुअली स्वैपिंग द पोजीशन कर दिया है, कॉज को इफेक्ट बना दिया फ्लॉ की तरह से, क्योंकि ये फ्लॉ था, इफेक्ट को कॉज बना दिया. लेकिन एक्चुअली में उल्टा है, लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, ये मेरा कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या है कि लोग दिन में शॉर्ट नैप्स ले रहे हैं. तो आइए फिगर आउट करते हैं कि क्या होगा करेक्ट आंसर इस केस में.
पहला वाला कहता है presumes without providing justification that university students suffer from insomnia more frequently than do members of general population. तो यहां पर ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जनरल पॉपुलेशन, ये न्यूअर डेटा जो आ रहा है, ये टोटली आंसर को इनकरेक्ट एलिमिनेटर में लेके जाएगा. इट प्रिज्यूम्स दैट ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ इंसोम्निया हैव द सेम कॉज. इसने कह दिया कि इंसोम्निया में सारी चीजों का सेम कॉज होता है. तो यहां पर सेम कॉज मतलब और भी तो मल्टीपल कॉजेज होंगे, वो तो पैसेज में डिस्कस है ही नहीं. तो ये सेम कॉज की बात कहां से आ गई? देयरफॉर इट्स एन इनकरेक्ट चॉइस. सी ने कहा दिस ऑप्शन फेल्स टू प्रोवाइड अ साइंटिफिकली रिस्पेक्टेबल डेफिनेशन फॉर द टर्म नैपिंग. इसने कहा इस पूरे पैसेज ने नैपिंग जैसे साइंटिफिक टर्म की डेफिनेशन को ही गलत साबित कर दिया है. तो देयरफॉर इट्स लाइक इनकरेक्ट ऑप्शन. डी कहता है ये ऑप्शन, ये पैसेज ने कंसिडर नहीं करा कि डे टाइम नैपिंग इज एक्चुअली एन इफेक्ट एंड इंसोम्निया इज एक्चुअली अ कॉज. बैंग ऑन जो डिस्कस किया रिवर्स कॉजालिटी. देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. मूविंग फर्दर विद नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द मीटिंग वर नॉट परसुएटेड बाय काइलर्स आर्ग्यूमेंट. काफी सारी मीटिंग्स में काइलर्स आर्ग्यूमेंट को परसुएड नहीं किया गया. Nor should they have been for Kyler's argument implied. और ना ही उसको प्रमोट किया गया काइलर के आर्ग्यूमेंट को अल्टीमेटली प्रमोट नहीं करा गया मीटिंग्स में, नहीं मिला प्रमोशंस, ना ही परसुएट किया गया. क्यों? क्योंकि इट वुड बी इम्प्रॉपर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट. तो यहां पर काइलर का आर्ग्यूमेंट क्या था? काइलर ने क्या बोला था कि गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नहीं करने चाहिए. अब यहां पर काइलर ने बोला, काइलर मे बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके हो सकता है गवर्नमेंट के साथ काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर हो जॉइंट ओनरशिप में, तो उसने बोला कि गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने चाहिए. ये बात काइलर ने बोली. बट येट एक ट्रांजिशन है, तो ध्यान रखना येट का मतलब है वी विल हैव अ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट. येट मेनी पीपल नो कि काइलर की कंपनी हैड न्यूमरस ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गवर्नमेंट. लेकिन हमको यह भी पता है कि काइलर की खुद की कंपनी के गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. तो इस केस में हम ये मानेंगे कि काइलर का आर्ग्यूमेंट गलत आर्ग्यूमेंट है. हमने पूरे ऑथर ने इसको गलत आर्ग्यूमेंट मान लिया. क्या पता काइलर आपको सचेत करना चाहता हो, आपको अवेयर करना चाहता हो कि यार अगर तुम गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ नुकसान हो सकता है तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है तुम्हारा इनपुट कॉस्ट ज्यादा लग जाए या व्हाटएवर. क्या पता वो हमको अवेयर करना चाहता हो. ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं ली ऑथर ने. ऑथर ने कह दिया कि काइलर के खुद के बड़े सारे गवर्नमेंट के साथ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उस केस में काइलर तो झूठ बोल रहा है, काइलर हम लोगों को गलत बात बोल रहा है. उसका आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग है ही नहीं कि गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो. लेट्स कंसीडर द ऑप्शंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लॉ? ए ऑप्शन ने कहा कि इसने कंक्लूड करा कि आर्ग्यूमेंट इज डिफेक्टिव. क्यों डिफेक्टिव है? दैट आर्ग्यूमेंट हैज फेल्ड टू परसुएड एनीवन ऑफ द ट्रूथ ऑफ इट्स कंक्लूजन. आर्ग्यूमेंट किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाया. नहीं, कन्विंस करना तो पॉइंट था ही नहीं यहां पे काइलर का. बी ने कहा कि आर्ग्यूमेंट एक टेस्टिमनी पे रिलाई कर रहा है दैट इज लाइकली टू बी बायस. बायस तो तब होता है ना कि जब दो लोग होते हैं, आई हैव टू कीप अ बायस हैंड टुवर्ड्स वन. मतलब यहां बायस या ऑप्शन में बायस होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था. सो देयरफॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस. सी ने कहा ये ऑप्शन ने रिजेक्ट करा एक आर्ग्यूमेंट को. किस ग्राउंड पर? क्योंकि आर्ग्यूअर जो काइलर था, आर्ग्यूअर ने बिहेव नहीं करा जिस तरीके से वो आर्ग्यू कर रहा था. बिल्कुल सही कहा. ये है आपका करेक्ट आंसर. यही फ्लॉ है क्योंकि यहां पर आर्ग्यूअर ने, काइलर ने खुद उस तरीके से बिहेव नहीं करा जिस तरीके से वो लोगों को बोल रहा था. ही इज नॉट एक्चुअली डूइंग व्हाट ही इज प्रीचिंग. वो प्रीच क्या कर रहा है, वो ज्ञान क्या दे रहा है? गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत बनाओ. ऑन दी अदर हैंड खुद गवर्नमेंट के साथ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बना के बैठा है. तो यहां पर ये बात क्लियरली सी ऑप्शन में गिवन है. देयरफॉर इट्स अ करेक्ट आंसर. डी ने कहा इस आर्ग्यूमेंट ने रिजेक्ट करी एक पोजीशन. किस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दी? मेयरली ऑन द ग्राउंड्स दैट inadequate argument has been given for it. inadequate argument के नाम पर रिजेक्ट कर दिया. inadequacy दोगे तो कुछ प्रिमाइस तो बताओ कि inadequate है क्यों वो. तो इसके पीछे ये पार्शियली ट्रू ऑप्शन है, इसके पीछे कोई बैकनिंग नहीं दी है. Therefore D is also an incorrect answer choice. Now moving further with parallel reasoning. पैरेलल रीजनिंग में होता क्या है, आपको अगर आप लोगों ने कभी भी एनालॉजीज किया है तो पैरेलल रीजनिंग में आपने वही काम करना होता है. एनालॉजीज का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. अगर मैं यहां पर बोलती हूं कि
स्काई इज टू ब्लू, तो आपको पैरेलल रीजनिंग फाइंड आउट करनी है ग्रास इज टू डैश में। तो आप क्या सोचोगे कि यहां पे स्काई और ब्लू के बीच में रिलेशनशिप क्या है? कलर का। तो सेम कलर का रिलेशनशिप अगर मुझे यहां निकालना है ग्रास और डैश के बीच में, तो मेरा आंसर हमेशा होना चाहिए ग्रीन, क्योंकि यहां पर अगेन मुझे कलर का रिलेशनशिप चाहिए। That is a same funda that you're going to apply in parallel reasoning. तो होगा क्या parallel reasoning में? आपको argument में premise और conclusion के बीच में relationship को decode करना है first of all. Now how will you do that? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो मेरा argument है उसमें premise और conclusion के बीच में actually में क्या relationship है. The moment आपको ये समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप आपको अपने ऑप्शन चॉइसेस में ढूंढना है। ऑप्शन चॉइसेस आपके पास ए, बी, सी एंड डी होगा, तो आपको ये देखना है कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशनशिप है जो यहां पर गिवन है 4 ऑप्शन चॉइसेस में। तो सिमिलर रिलेशनशिप को डिकोड करना ही होता है पैरेलल रीजनिंग, टू मेक द रीजनिंग पैरेलल एज टू व्हाट गिवन इन योर मेन पैसेज। तो एग्जांपल देखते हैं पहले क्वेश्चन का। जैसे ये वाला पैसेज बोलता है ऑल शार्क्स हैव फिन्स एंड ऑल डॉल्फिन्स हैव फिन्स, देयरफॉर दे आर सिमिलर। तो आप देख रहे हैं रिलेशनशिप क्या है। मैंने बोला कि शार्क्स के पास भी फिन्स होते हैं और हमने कहा कि डॉल्फिन्स के पास भी फिन्स होते हैं। तो क्योंकि दोनों के पास कॉमन बॉडी ऑर्गन्स हैं, कॉमन ऑर्गन्स हैं, तो देयरफॉर हमने इन दोनों को सिमिलर बता दिया। तो ये सेम रिलेशनशिप आपको देखना है कौन से पॉसिबल ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन ने कहा sharks and dolphins are similar, however they have many differences. तो क्या पैसेज में ऊपर कोई डिफरेंसेस की बात हुई थी? नहीं, डिफरेंस की बात तो हुई नहीं, सिमिलैरिटी की बारे में बात हो रही थी। तो ये हमारा एलिमिनेटर हो गया। बी ने कहा ऑल शार्क्स हैव टीथ, डॉल्फिन्स आर सिमिलर टू शार्क, देयरफॉर डॉल्फिन्स के भी टीथ होंगे, मस्ट हैव टीथ। तो यहां पर अब ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। आप सोचोगे ऊपर हमने देखा था शार्क और डॉल्फिन सिमिलर है और उनके फिन्स भी हैं, तो क्योंकि एक के टीथ है तो दूसरे के भी टीथ होंगे। क्या मेरे पैसेज ने ऑर्गन पहले दे दिया था ना? अल्टीमेट कंक्लूजन सिमिलैरिटी तो बाद में निकाला, सिमिलैरिटी बाद में निकाला, ऑर्गन मुझे प्रीमाइस में दिया था। इस ऑप्शन ने मुझे क्या बोला? सिमिलैरिटी को प्रीमाइस में ले गए, टीथ को प्रीमाइस में ले गए, कंक्लूजन में ऑर्गन डाल दिया दोबारा से। तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है, लेकिन गलत है, क्योंकि वहां पर हमने अल्टीमेट कंक्लूजन निकाला था क्योंकि दो लोगों में ऑर्गन सेम है इसीलिए वो सिमिलर है। बी ने मुझे कहा क्योंकि दो लोग सिमिलर हैं इसीलिए उनके ऑर्गन सेम होंगे, अगेन अ रिवर्सल रिलेशनशिप, देयरफॉर ये इनकरेक्ट है। सी ने कहा बैट्स एंड ईगल्स मस्ट बी सिमिलर, बैट्स और ईगल सिमिलर होंगे, क्यों? बिकॉज एवरी बैट हैज विंग्स एंड सो डज एवरी ईगल। तो ये हो गया बिल्कुल इस केस में हमारा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, दिस इज करेक्ट, क्योंकि दोनों हमें विंग्स वाले पॉइंट ऑर्गन्स के पॉइंट पे बता रहा है और सिमिलैरिटी किस में शो कर रहा है? बैट एंड ईगल में। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर चॉइस। डी को भी कंसिडर करते हैं। ऑल डॉग्स हैव आईज, ऑल कैट्स हैव आईज, सिमिलैरिटी तो फिर भी कुछ नहीं बताई, ऑर्गन्स ऑर्गन्स बता दिए। ई कहता है कुछ रैट्स के फर होते हैं, कुछ मैमल्स के भी फर होते हैं, इसीलिए रैट ही मैमल है। यहां पे सिमिलैरिटी शो की थी, ये नहीं बोला था डॉल्फिन और शार्क एक ही चीज है। यहां पे रैट और मैमल को सिमिलराइज कर दिया कंप्लीटली, एक ही स्पीशी बोल दिया। देयरफॉर आल्सो एन इनकरेक्ट आंसर चॉइस। मूविंग फर्दर, नाउ कुछ क्वेश्चन स्टेम होती हैं जनरली, आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में मुझे अल्टीमेटली पैरेलल रीजनिंग डिकोड करनी है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेगा ऑथर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज गिविंग द पैरेलल रीजनिंग एज गिवन इन द आर्गुमेंट। कभी कभी आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोजली पैरेलल टू द आर्गुमेंट। कभी आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोजली रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग का मतलब है जिसके जैसा दिखना, मोस्टली रिजेंबलिंग टू द मेन आर्गुमेंट। कभी कभी आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सिमिलर टू द आर्गुमेंट गिवन टू अस।
तो इन सब केसेस में आपने पैरेलल रीजनिंग को ही फॉलो करना होगा। नाउ मूविंग विद द क्वेश्चन, पैसेज कहता है इट हैज बीन साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल डॉग्स बार्क, सारे डॉग्स बार्क करते हैं, तो अल्टीमेटली ऑल डॉग्स बार्क। एज रिजल्ट एनी एनिमल दैट बार्क्स इज अ डॉग, तो अब इन्होंने बोला क्योंकि सारे डॉग्स बार्क करते हैं तो कोई भी एनिमल अगर बार्क कर रहा है तो डेफिनेटली वो एनिमल डॉग होगा। तो अगर इस केस में अब बोला अगर एक पर्सन ने सुना एनिमल को बार्क करते हुए तो हम ये सोच सकते हैं कि वो डेफिनेटली डॉग ही होगा, क्योंकि सारे डॉग्स बार्क करते हैं, जो भी एनिमल बार्क कर रहा है वो डॉग है। तो अल्टीमेटली अगर आज मैंने सुना बाहर से बार्किंग की आवाज तो मैं समझ लेना चाहिए मुझे कि डेफिनेटली एक डॉग ही होगा जो बार्क कर रहा है। इट कैन नॉट बी कैट और एनी अदर एनिमल। सेम इस केस में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज पैरेलल टू द फ्लॉ। फ्लॉ तो है ही, जरूरी थोड़ी है, बात इस केस में वोल्फ के लिए भी बहुत बार बोल देते हैं इस केस में। तो यहां पर क्योंकि फ्लॉ है आर्ग्यूमेंट में, लेकिन हमको क्या चाहिए, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म भी निकालना है, फ्लॉ तो ऑलरेडी गिवन है ही आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। ओके, तो पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे। अब यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ने कहा आपको, ए ऑप्शन ने कहा ऑल डेट दैट शुड बी अवॉइडेड इज हाई इंटरेस्ट डेट, जिन भी डेट को अवॉइड करना चाहिए वो हमेशा हाई इंटरेस्ट डेट होते हैं। एंड बिकॉज हाई इंटरेस्ट डेट सारे ही इसलिए अवॉइड करने चाहिए, तो जो भी डेट होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, कौन से डेट को हमेशा हमको अवॉइड करना चाहिए, कौन से वाले, जो होते हैं आपके हाई इंटरेस्ट डेट्स। क्योंकि वो हाई इंटरेस्ट डेट है इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। डेट दैट शुड बी अवॉइडेड, अब जिस डेट को हमने देखा जिस डेट को अवॉइड करते हैं वो हाई इंटरेस्ट डेट होता है, तो अल्टीमेटली जो भी डेट्स को हम अवॉइड कर रहे हैं तो ये अज्यूम कर लेना कि वो डेट डेफिनेटली एक हाई इंटरेस्ट डेट है। क्या ये सिमिलैरिटी नहीं है हमारे सेम बात से जो यहां गिवन है कि जो भी डॉग भौंक रहा है, जो भी एनिमल बार्क कर रहा है वो डेफिनेटली डॉग ही है। मतलब जिस भी डेट को हम अवॉइड कर रहे हैं डेफिनेटली वो हाई इंटरेस्ट डेट ही है। बाय दैट ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। फिर भी बी को कंसीडर करते हैं, हाई इंटरेस्ट डेट को अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई अवॉइड कर रहा है हाई इंटरेस्ट तो कुछ डेट को अवॉइड करना चाहिए सम डेट की वजह से, मतलब सारे हाई इंटरेस्ट डेट अवॉइड नहीं करा, सम को किया, इसीलिए इनकरेक्ट ऑप्शन। सी ने कहा सिर्फ हाई इंटरेस्ट डेट होता है जिसको अवॉइड करना चाहिए। जिस डेट को आप जो हाई इंटरेस्ट नहीं है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्या चीज नहीं अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी आपकी कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन मेन आर्ग्यूमेंट में नहीं थी कि इसका मतलब जो भी एनिमल बार्क नहीं कर रहा है इसका मतलब वो डॉग नहीं है, ऐसी कोई बात गिवन नहीं थी जो मेरे को सी में गिवन है। देयरफॉर ये भी आपका इनकरेक्ट में जाएगा। डी ने कहा सारे ही हाई इंटरेस्ट डेट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, सारे अवॉइड करने चाहिए। डेट जिसको जो हाई इंटरेस्ट का नहीं है उसको मत अवॉइड करो। अगेन नॉट इंफॉर्मेशन इज गिवन, जो कि पैसेज में गिवन नहीं थी, देयरफॉर इसको भी हम लोगों को इग्नोर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इन्होंने बोला वाइल देयर आर सर्टेन डॉग ट्रेनिंग टेक्निक्स, कि कुछ डॉग को ट्रेन करने की कुछ ना कुछ टेक्निक्स है मार्केट में जो लोग एम्प्लॉय करते हैं, दैट जनरली टेंड टू बी इफेक्टिव, काफी इफेक्टिव है ये टेक्निक्स जिनको अप्लाई किया गया है। It is important to keep in mind that each dog will respond in particularly well to certain techniques. लेकिन उन्होंने बोला कि अगर कोई डिफरेंट डॉग होगा तो उस डॉग को कुछ स्पेशल टेक्निक चाहिए होगी, जरूरी नहीं है हर डॉग एक कॉमन टेक्निक के फ्रेम में आ जाए। While other dogs might not be receptive to it. Therefore, best practice क्या होती है, to keep general principles in mind while tailoring their education to their particular traits. तो therefore क्या बोला अल्टीमेटली कि जो बेसिक डॉग ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं, जो बेसिक जनरल टेक्निक्स हैं, उनको तो फॉलो करो ही करो सारे डॉग्स के लिए, इसके अलावा कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी फॉलो करो जो डॉग के ट्रेट्स के हिसाब से, सपोज कि डॉग की जो भी स्पीशी है, हर स्पीशी के डॉग को अलग अलग ट्रेनिंग चाहिए हो सकती है, तो बेसिक जनरल टेक्निक तो सारे डॉगीज पे अप्लाई कर लो, लेकिन स्पेशल टेक्निक्स के हिसाब से पर्टिकुलर डॉग्स की स्पीशीज के हिसाब से स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए।
तो हमको पूछा गया है कि क्लोजली कंफर्म किस वाला ऑप्शन कर रहा है आर्ग्यूमेंट में। तो पॉसिबल आंसर्स हैं अब आपके सामने, ए, दिस वन, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। पहले ऑप्शन ने कहा ये डेंजरस है अप्लाई करना ब्रॉड सेट। डेंजरस जैसी तो कोई बात ही नहीं है टू सेट ऑफ यूनिक इंडिविजुअल्स बिकॉज दे विल रिएक्ट टू द सेम सेट डिफरेंटली। डेंजरस की वजह से ये एक एक्सट्रीम ऑप्शन है और मेन आर्ग्यूमेंट डेंजर जैसा वार्निंग साइंस हमें कुछ नहीं दे रहा था। बी ने कहा ऑल दो डॉग्स आर डिफरेंट, क्योंकि डॉग्स डिफरेंट होते हैं, दे आर सिमिलर इनफ टू बेसिक सेट, सिमिलैरिटी है उनकी बेसिक सेट में, कैन बी अप्लाइड टू देम यूनिवर्सली विद स्लाइट रूम ऑफ वेरिएशन। स्लाइट रूम नहीं बोला, इन्होंने कहा हर डॉग डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स उनको दो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स दो। इसने कहा थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हो बस, तो थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में नहीं बात करनी थी। इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डॉग, डिफरेंट टेक्निक एंड जनरल टेक्निक टू ऑल ऑफ देम। एलिमिनेटर। सी ने बोला even though general principles are broad enough to encompass most individuals or circumstances, there always be outliers. Outliers का मतलब है जो एक बंदा बिल्कुल different है, outsider है। तो outliers की majorly यहाँ पर main passage में कोई बात नहीं हुई है, तो outliers की वजह से ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेटर जाएगा। डी ने कहा जनरल सेट ऑफ प्रिंसिपल एग्जिस्ट तो करते हैं जिससे आप गोल को अचीव कर सकते हो, लेकिन ये भी जरूरी है टू एक्नॉलेज करना कि यूनिक सर्कमस्टांसेस, स्पेशल डॉग ट्रेनिंग, यूनिक सर्कमस्टांसेस और क्वालिटी भी एग्जिस्ट करती हैं और उनको भी कंसिडर करना चाहिए। जो मेन पैसेज ने कहा कि यस बेसिक सेट भी फॉलो करो और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी ट्रेनिंग में फॉलो करो डॉग्स के स्पीशीज के हिसाब से। ऑन दैट नोट डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज ऑल हैमबर्गर जॉइंट्स मस्ट ऑफर फ्राइज एंड ड्रिंक्स। तो सारे हैमबर्गर जॉइंट्स को क्या ऑफर करना चाहिए? फ्राइज प्लस ड्रिंक्स उनको हमेशा ऑफर करनी चाहिए जो भी हैमबर्गर सेल आउट कर रहे हैं। बर्गर शैक एक हैमबर्गर जॉइंट है। अब एग्जाम्पल ले लिया बर्गर शैक का। बर्गर शैक एक हैमबर्गर जॉइंट है और क्योंकि ये फ्राइज और ड्रिंक्स भी ऑफर कर रहा है, जो यहां पे बोला फ्राइज एंड ड्रिंक्स, इसका रेवेन्यू डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा, क्योंकि पहली बार में ये भी बोला था कि जो भी जॉइंट हैमबर्गर जॉइंट जो भी फ्राइज और ड्रिंक्स साथ साथ ऑफर करता है बर्गर के अलावा, उनका रेवेन्यू हमेशा ऊपर चला जाता है, उनकी सेल्स हमेशा बढ़ जाती है। तो क्योंकि बर्गर शैक भी आपका फ्राइज प्लस ड्रिंक्स दोनों ऑफर करता है, इसका मतलब बर्गर शैक की सेल्स भी डेफिनेटली हाई जाएंगी। तो यहां पर फ्लॉ है। ऑब्वियसली फ्राइज और ड्रिंक्स मतलब तुम सर्व कर दो, चाहे बर्गर तुम बकवास दे रहे हो, सेल्स तुम्हारी हाई चली जाएंगी। तो ये तो फ्लॉ है ही है, डेफिनेटली फ्लॉ है। लेकिन हमें क्या निकालना है यहां पर? इस फ्लॉड रीजनिंग से मिलती जुलती सिमिलर पैरेलल रीजनिंग। फ्लॉ तो है ही यहां पर डेफिनेटली, लेकिन हमको इसी फ्लॉ से पैरेलल रीजनिंग हमको डिकोड करनी है। नाउ कंसिडर द ऑप्शंस। ए ने कहा इट विल नेवर स्नो अनलेस टेम्परेचर इज बिलो, मतलब कभी भी स्नो नहीं होगी जब तक टेम्परेचर 40 के बिलो नहीं जाएगा, जब क्योंकि देयर इज सफिशिएंट ह्यूमिडिटी। थर्सडे को टेम्परेचर काफी सफिशिएंट ह्यूमिडिटी थी, इसीलिए बट टेम्परेचर 45 डिग्री था। तो ये तो टोटली प्रीमाइस को ही स्वैप कर गया, इसने कुछ ना कुछ 40 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी जो कोलोकेट भी नहीं कर पा रही है, पैरेलली भी नहीं फॉलो कर रही है, देयरफॉर एलिमिनेटर। बी ने कहा सारे ट्रैफिक जैम कॉज होते हैं दो वजह से। किस वजह से? इम्पेशेंट ड्राइविंग की वजह से और लैक ऑफ अवेलेबल रोड्स की वजह से। तो सैन कैलिस्ट्रानस एक सिटी है जहां पर अवेलेबल रोड्स भी हैं, पर अब आप देख रहे हो रोड्स अवेलेबल हैं, यहां पे लैक ऑफ अवेलेबल रोड्स किया गया है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर जैसे वहां पे हमने हैमबर्गर जॉइंट और बर्गर शॉप में सिमिलैरिटी देखी थी, वो सिमिलैरिटी यहीं पर ब्रेक हो गई है, क्योंकि यहां पे बोला था लैक ऑफ रोड्स चाहिए, यहां पे बोल दिया प्लेंटी ऑफ रोड्स हैं इस सिटी में, देयरफॉर ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेटर में जाएगा। सी का देखते हैं। हर पियानो टीचर को यहां पर एक नीड्स टू हैव अ क्लियर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। दो चीजों में पियानो टीचर प्रोफिशिएंट होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन में और पेशेंट पर्सनालिटी में सक्सेस के लिए। बेवरले एक पियानो टीचर है, जैसे क्या था बर्गर शैक एक हैमबर्गर जॉइंट है, और क्योंकि बेवरले के पास ये दोनों क्वालिटीज हैं, फ्राइज एंड ड्रिंक्स वो दोनों क्वालिटी हैं, तो ये पूरे चांसेस हैं
जैसे बर्गर शैक एक्सेल करेगा वैसे ही बेवर्ले एज अ टीचर भी एक्सेल करेगा। दो क्वालिटी चाहिए थी, जो बर्गर शैक में भी थी, जो बेवर्ले में भी है एज अ टीचर। और क्योंकि हमने बोला दो क्वालिटी की वजह से रेवेन्यू सेल्स बढ़ गई थी, यहां पे हमने बोला ये दो क्वालिटी की वजह से ये एक्सेल कर जाएगा एज अ टीचर। सी इज डेफिनेटली द करेक्ट पैरेलल रीजनिंग। डी की बात करते हैं। अगर आपको फॉर अ वीडियो गेम टू सेल वेल, अगर आप चाहते हो वीडियो गेम बढ़िया तरीके से बिक जाए, तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए, मेमोरेबल कैरेक्टर और लॉट्स ऑफ एक्शन। ठीक है, दो क्वालिटी चाहिए। अब आर्कम्स रिवेंज यहां पर एक गेम का नाम दे दिया, ये काफी बढ़िया बिक रहा है। अब यहां पर आप देख रहे हो ऑलरेडी सेल वेल कर दिया, क्वालिटी नहीं शो करी कि क्वालिटी की वजह से बिक रहा है कि नहीं, ऑलरेडी शो कर दिया कि सेल्स हाई हैं। तो कंक्लूजन पे पहले जंप कर दिया, टू कंडीशंस को कंसीडर नहीं किया। Therefore, it's an incorrect option choice. Next question. अगर एक वाइन को हमेशा हाई स्कोर मिल जाए, कहां से? नेशनल सोमेलियर एसोसिएशन, एक वाइन टेस्टिंग एसोसिएशन होती है, अगर वहां से वाइन को एक हाई स्कोर मिल जाएगा तो ये बहुत लाइकली चांसेस है कि वो वाइन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में हमेशा मिलेगी, कि अच्छी वाइन है, नेशनल सोमेलियर एसोसिएशन ने भी इनको गुड रैंकिंग दे दी, तो वो वाइन अच्छे रेस्टोरेंट्स में हमेशा मिलेगी। एक न्यू वाइन है ओरेगन, जिसको हाई स्कोर मिल गया है, एसोसिएशन से हाई स्कोर मिल गया है, तो अब क्या चांसेस हैं कि इस वाइन को डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स में देखा जाएगा। तो हमने क्या बोला, वाइन को गुड स्कोर अगर मिल जाता है तो वो कहां पे मिल जाती है? अच्छे रेस्टोरेंट्स में वी कैन फाइंड इट। अब क्योंकि ओरेगन को गुड स्कोर मिल चुका है तो ये प्रिडिक्ट करना ठीक है कि वो रेस्टोरेंट्स में डेफिनेटली मिलेगी। सेम हम लोगों को ढूंढनी है रीजनिंग। तो आइए लेट्स चेक आउट व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर। दिस वंस ए, दिस वंस बी एंड द नेक्स्ट पेज हैज डी। पहले तीन ऑप्शन कंसिडर करते हैं। यूजिंग रिसाइकल मटेरियल इज बेनिफिशियल टू एनवायरमेंट, ठीक है। Some newspaper only use recycled paper in their products, therefore newspaper is likely to be beneficial. ये तो बेनिफिशियल की बात ही नहीं करी कुछ, ये करेक्ट रीजनिंग नहीं है, क्योंकि पैसेज कहीं पे भी वाइन के बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं कर रहा था, उसकी सेल्स और उसकी अवेलेबिलिटी की बात कर रहा था। बी ने कहा पुराने कॉइन्स आर वैल्यूएबल। अनीता के पास, अनीता हैज अ कॉइन बिलीव टू बी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉलोनियल एरा, क्योंकि अनीता के पास भी एक कॉइन है जो काफी कॉलोनियल एरा का है, बट लैक्स एनी प्रूफ। अगेन लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट गिवन इन द प्रीमाइस। मेन आर्ग्यूमेंट में किसी चीज का लैक गिवन नहीं था। सो जैसे ही आपको ये हार्ड वर्डिंग्स मिलेंगे आप इनको टोटली एलिमिनेट करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन, पर्ल्स दैट आर लार्जर देन एवरेज आर मोर लाइकली टू रिटेल फॉर हायर प्राइस। मतलब इन्होंने बोला कि जो लार्जर पर्ल्स होते हैं उनकी हमेशा ज्यादा हाई प्राइस होती है इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर पर्ल्स। पर्ल डाइवर को डजन पर्ल्स मिले जो लार्जर देन एवरेज हैं, तो कुछ न्यू पर्ल्स मिले हैं जो काफी लार्ज हैं। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि उसको हायर प्राइस में बेचा जाएगा? बिल्कुल। हमने क्या कहा, न्यू पर्ल्स लार्ज हैं, हमने देख लिया लार्ज पर्ल्स की हमेशा हाई प्राइसिंग जाती है। तो ये अज्यूम करना, जैसा कि मेन आर्ग्यूमेंट में था कि अगर वाइन को अच्छा स्कोर मिल गया तो वो रेस्टोरेंट्स में मिलेगी, तो जैसे कि अगर पर्ल्स लार्ज हैं तो वो हायर प्राइस में बिकेंगे। वी हैव गॉट आवर पैरेलल रीजनिंग इन ऑप्शन नंबर सी, देयरफॉर इट्स द करेक्ट वन। कंसिडरिंग द डी ऑप्शन एज वेल, इन्होंने कहा कि ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट करते हैं मोर अटेंशन। प्रोफेसर बहुत सारा अटेंशन अट्रैक्ट करता है, देयरफॉर वो ब्राइट कलर पहनेगा। यहां तक आते आते फिर भी था वियरिंग, पहन लेगा। अगेन दैट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस। Moving further, all English Springer Spaniels have long hair. So that's a variety of cat. There is a cat. Springer Spaniels, उनके लिए बोला कि उनके long hair होते हैं। दूसरी cat की variety है that's Rottweilers. Rottweilers के हमेशा short hair होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग characteristics बताए दो species के। टीना का जो dog है, dogs की category, I'm sorry, not the cats. टीना की जो डॉग है वो क्रॉस है बिटवीन दीज टू, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है टीना का डॉग। तो टीना के डॉग के इसीलिए यहां पर मीडियम हेयर है, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड है, रॉटवेलियर भी है और इंग्लिश स्प्रिंगर स्पैनियल भी है, इसीलिए मीडियम लेंथ हेयर है। तो आप समझ रहे हो कि दो चीजों को प्रीमाइस को प्लस करके अल्टीमेट कंक्लूजन में क्या किया गया है,
मिक्स एंड मैच ऑफ टू प्रीमाइस, तो दैट्स व्हाई मीडियम हेयर हुए हैं, ना लॉन्ग हुए ना शॉर्ट हेयर हुए. तो लेट्स कंसीडर द करेक्ट पैरेलल रीजनिंग इन द फ्लॉ. तो फर्स्ट ऑप्शन ने कहा है आपसे सारी कार्स, ऑल कार्स जो कॉर्ड बनाती है वो वेल मेड होती हैं, सारी कार्स जो फाइजलर बनाती है वो पुअरली मेड होती हैं. अब देख रहे हो वेल मेड और पुअरली मेड का मिक्स कुछ निकल के आता है. तो हाफ ऑफ द कार्स, अब जिम के पास दो टाइप की कार्स हैं, इस वाले ऑप्शन ने कह दिया उसके पास कार्स ही टू टाइप्स की हैं, कुछ उसके पास ये वाली हैं और कुछ उसके पास फाइजलर की हैं. तो मिक्स ब्रीड तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, मीडियम हेयर वाला ब्रीड, तो ये इनकरेक्ट है. बी ने कहा ऑल द प्लेयर्स ऑफ वाइल्ड कैट्स हैव ब्राउन हेयर. ठीक है, जो भी प्लेयर्स रेजर बैक टीम के हैं उनके रेड हेयर हैं. अभी तक सही जा रहा है, दो क्वालिटी अलग अलग स्पीशीज की हो गई. मेंबर्स ऑफ मेयो फैमिली, अब मेयो फैमिली के मेंबर्स वाइल्ड कैट्स के भी मेंबर्स हैं, रेजर बैक के भी मेंबर्स हैं, इसीलिए उनके ब्राउन हेयर हैं. तो ब्राउन जो है वो रेड और ब्राउन का कोई मिक्सचर नहीं है, हमको मिक्सचर चाहिए. जैसे वहां पे देखा हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग का मिक्सचर वाज अ मीडियम हेयर दैट टीना's डॉग हैज. देयरफॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन. सी को कंसिडर करते हैं. ऑल इकोनॉमिस्ट नो लीनियर एल्जेब्रा. ओके, इकोनॉमिस्ट को लीनियर एल्जेब्रा पता होता है, फिजिसिस्ट को रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पता होते हैं. विल्मा क्या है, इकोनॉमिस्ट भी है फिजिसिस्ट भी है. तो अब मिक्स चाहिए अगेन. आधा यहां तक आंसर सही जा रहा है बट हमको मिक्स चाहिए. लेकिन विल्मा के बारे में क्या बताया, उसके पास दोनों क्वालिटी हैं, तो एल्जेब्रा वाली क्वालिटी भी है और रिलेटिविस्टिक भी है, लेकिन हमको क्या चाहिए था, मिक्स क्वालिटी. जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था कि एक मिक्स क्वालिटी की रिक्वायरमेंट थी, लाइक अ मीडियम हेयर. मिक्स क्वालिटी का डिफरेंट नहीं है, यहां पे दोनों क्वालिटीज बता दी, देयरफॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन. डी को कंसिडर फिर भी करेंगे अभी हम. ऑल हैलोजन गैसेस आर टॉक्सिक टू ह्यूमन. ठीक है, हैलोजन गैसेस के लिए क्या बोला है, दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमन. ऑल नॉन रेडियो एक्टिव नोबल गैसेस आर नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन, मतलब नोबल गैसेस जो हैं वो नॉन टॉक्सिक हैं. तो अब हमको ये देखना है कि कोई न्यू गैस होनी चाहिए जो मिक्स्ड होनी चाहिए, मतलब कुछ टॉक्सिक होनी चाहिए कुछ नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए. बैंग ऑन, वी हैव गॉट द आंसर. नोबाजन गैस is a mixture of halogen and noble gas. Therefore, Nobagen gas is moderately toxic. मिल गया आंसर, मिक्स हो गया. मीडियम हेयर चाहिए था, मीडियम हेयर मिल गया. मॉडरेटली टॉक्सिक है, मतलब ना ज्यादा टॉक्सिक है ना ज्यादा नॉन टॉक्सिक है, तो इट्स लाइक अ मॉडरेटली टॉक्सिक. सो बैंग ऑन, वी हैव गॉट द आंसर फॉर आवर करेक्ट पैरेलल रीजनिंग. सो गाइज, विद दिस जो आपने आज स्ट्रैटेजीज देखी हैं, टाइप्स ऑफ फ्लॉज को आपको ढंग से समझना है, क्योंकि इसी टाइप के फ्लॉज आपको फिगर आउट करने होंगे अपने क्लैट के क्वेश्चंस में. पैरेलल रीजनिंग में आपने हमेशा डिकोड करना है कि व्हाट एनालॉजी इज गिवन टू यू इन योर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, और सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपने फिगर आउट करना होगा अपने ऑप्शन चॉइसेस में. सो विद दिस टेक्निक्स आई एम श्योर योर आंसर्स आर गोइंग टू बी करेक्ट. तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय. मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीवन.